सोचिए आप सुबह सुबह उठते हैं, अलार्म की तेज आवाज कानों में गूंजती है और सबसे पहला ख्याल आता है, आज मेरे पास कितना काम है। आप घड़ी की टिक टिक गिनने लगते हैं, टू डू लिस्ट निकालते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और खुद को समझाते हैं कि अगर हर काम समय पर कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या होती है? दिन के आखिर में सारे घंटे खपाने के बाद भी लगता है कि असली जरूरी काम छूट गया, दिमाग थक गया और दिल खाली रह गया। यही है वो जाल जिसमें आज की दुनिया फंसी हुई है, टाइम मैनेजमेंट का जाल। डेविड कदावी अपनी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में हमें बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी घड़ी के कांटों से नहीं बल्कि हमारे मन की दिशा और ऊर्जा से तय होती है। हम चाहे कितनी भी सख्त शेड्यूलिंग कर लें, अगर दिमाग उस पल सही मूड में नहीं है तो आउटपुट कभी भी बेहतरीन नहीं होगा। यही वजह है कि कई बार हम 8 घंटे बैठकर भी कोई खास काम नहीं कर पाते और दूसरी तरफ कभी कभी अचानक आई क्रिएटिविटी हमें 1 घंटे में ही बड़ा रिजल्ट दे देती है। सोचिए, महान आर्टिस्ट्स, इन्वेंटर्स और राइटर्स को अगर सिर्फ टाइम टेबल से चलना होता तो शायद वो कभी क्रिएटिविटी की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। दा विंची या आइंस्टीन ने घड़ी की सुइयों से ज्यादा अपने मन के पैटर्न को समझा। जब उनका दिमाग सोचने, बनाने और जोड़ने के लिए तैयार होता था, तभी उन्होंने इतिहास बदल देने वाले काम किए। यही संदेश कदावी हमें देते हैं। आपका असली सोना आपके घंटे नहीं बल्कि आपके दिमाग की स्टेट है। यह किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे अपने मन की लहरों को पहचानें, कब हमें रेस्ट की जरूरत होती है, कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी के प्राकृतिक चक्रों को समझकर उनका फायदा उठा सकते हैं और सबसे अहम बात, कैसे हम टाइम के पीछे भागने के बजाय अपने मन को इस तरह मैनेज करें कि काम बोझ न लगे बल्कि एक फ्लो बन जाए। अगर आप भी दिन के 24 घंटे मैनेज करने में उलझे रहते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी आपके हाथ से फिसल रही है, तो यह किताब आपको रास्ता दिखाएगी। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है बल्कि यह एक गाइड है जो आपको बताती है कि कैसे आप अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी क्रिएटिविटी को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां टाइम अपने आप आपके लिए काम करने लगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे डेविड कदावी हमें टाइम मैनेजमेंट की जगह माइंड मैनेजमेंट की ताकत सिखाते हैं। एक ऐसा बदलाव जो आपकी जिंदगी और काम दोनों को हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 1, द शिफ्ट फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट टू माइंड मैनेजमेंट। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने एक दीवार घड़ी है जिसकी टिक टिक हर सेकंड आपके कानों में हथौड़े की तरह बज रही है। आप अपनी डायरी खोलते हैं, टू डू लिस्ट देखते हैं और सोचते हैं कि अगर सब कुछ मिनट मिनट के हिसाब से बांट लिया तो दिन पूरी तरह प्रोडक्टिव होगा। लेकिन जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ती है, आपको महसूस होता है कि आपका दिमाग उस हिसाब से साथ नहीं दे रहा। जो काम सुबह की फ्रेशनेस में आसानी से हो सकता था, वही काम दोपहर में आपके दिमाग को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। यही वह संघर्ष है जिस पर डेविड कदावी इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। वह बताते हैं कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा मिथक है टाइम मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी मिलती है। असलियत यह है कि टाइम नहीं बल्कि माइंड तय करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव होंगे। टाइम मैनेजमेंट का विचार औद्योगिक क्रांति के दौर से आया। फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को एक ही पैटर्न में काम करना होता था। वहां हर मिनट की गिनती जरूरी थी क्योंकि मशीनें उसी हिसाब से चलती थीं। धीरे धीरे यह सोच पूरी दुनिया की वर्क कल्चर में फैल गई कि अगर आप अपना हर सेकंड सही जगह लगाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन कदावी कहते हैं कि 21वीं सदी में यह सोच अधूरी और अक्सर नुकसानदेह है। आज हम सिर्फ मशीनों के साथ काम नहीं कर रहे बल्कि हमें सोचना, नवाचार करना और क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। और इन सब के लिए घड़ी नहीं बल्कि दिमाग की अवस्था मायने रखती है। अब सोचिए, आपने अपने दिन का सबसे कठिन और क्रिएटिव काम शाम 6 बजे के लिए शेड्यूल किया। आपने टाइम ब्लॉक कर लिया, फोन बंद कर लिया, कमरे में अकेले बैठ गए, लेकिन दिमाग थका हुआ है, ऊर्जा खत्म हो चुकी है और आप उस काम को घूरते रह जाते हैं। नतीजा, टाइम मैनेजमेंट सफल लेकिन काम असफल। यही वह जगह है जहां कदावी कहते हैं हमें घड़ी से ध्यान हटाकर दिमाग की रिद्म पर ध्यान देना होगा। कदावी अपने अनुभव से बताते हैं कि वह भी पहले पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट में विश्वास करते थे। कैलेंडर, डेडलाइन, अलार्म, सब कुछ उन्होंने आजमाया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके सबसे बड़े काम उन्हीं पलों में हुए जब उनका दिमाग सही अवस्था में था, चाहे उस समय घड़ी कुछ भी दिखा रही हो। उनका कहना है कि जब हम दिमाग की ऊर्जा को समझते हैं और उसी के मुताबिक काम करते हैं तो आउटपुट क्वालिटी में कई गुना बढ़ोतरी होती है। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, आखिर माइंड मैनेजमेंट है क्या? कदावी इसे इस तरह समझाते हैं,
टाइम मैनेजमेंट में आप सोचते हैं कि आपके पास दिन के कितने घंटे हैं और उनमें कौन सा काम फिट करना है। माइंड मैनेजमेंट में आप सोचते हैं कि आपका दिमाग कब किस अवस्था में होता है और कौन सा काम उस अवस्था के साथ मेल खाता है। यानी अगर आपका दिमाग सुबह सबसे क्रिएटिव है तो वही समय लिखने, आइडिया जनरेट करने या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कामों के लिए सही है। अगर दोपहर में आपका दिमाग थक जाता है तो उस समय ईमेल चेक करना या रूटीन टास्क करना बेहतर है। कदावी इस अध्याय में बताते हैं कि हर इंसान का दिमाग अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। कभी वह हाइपर फोकस में होता है, कभी रिलैक्स्ड क्रिएटिव मोड में और कभी बिल्कुल थका हुआ। इन अवस्थाओं को पहचानना और उनका फायदा उठाना ही माइंड मैनेजमेंट की कला है। जब आप अपने कामों को इन अवस्थाओं के हिसाब से बांटते हैं तो न केवल काम आसान लगता है बल्कि उसका असर भी गहरा होता है। वह एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 काम हैं, एक रिपोर्ट लिखनी है और एक ईमेल्स का जवाब देना है। रिपोर्ट के लिए क्रिएटिविटी और फोकस चाहिए, जबकि ईमेल सिर्फ रूटीन कम्युनिकेशन है। अगर आप सुबह सुबह जब आपका दिमाग सबसे ताजा है उस समय ईमेल्स में फंस गए तो आपने अपने दिमाग की सबसे कीमती ऊर्जा बर्बाद कर दी। शाम तक आते आते दिमाग थक चुका होगा और रिपोर्ट लिखना लगभग असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप उल्टा करें, सुबह रिपोर्ट और शाम को ईमेल, तो आपका आउटपुट कई गुना बेहतर होगा। यही है माइंड मैनेजमेंट का असली जादू। कदावी यह भी बताते हैं कि माइंड मैनेजमेंट सिर्फ शेड्यूल बदलने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता का बदलाव है। टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हम हर सेकंड का इस्तेमाल करें। माइंड मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हम सही सेकंड का सही काम में इस्तेमाल करें। फर्क छोटा लगता है लेकिन असर बहुत बड़ा है। यह वैसा ही है जैसे आप एक खेत को बिना समझे हर समय पानी देते रहें, बनाम उस समय पानी दे जब मिट्टी को सच में उसकी जरूरत हो। इस अध्याय में वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि लोग क्यों अक्सर टाइम मैनेजमेंट के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा घंटे काम करेंगे, ज्यादा टास्क पूरा करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि असली फर्क काम की क्वालिटी से पड़ता है, क्वांटिटी से नहीं। और क्वालिटी तभी आती है जब दिमाग सही अवस्था में हो। कदावी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने काम को सिर्फ घंटों में मापना चाहते हैं या परिणामों में। माइंड मैनेजमेंट हमें परिणाम उन्मुख बनाता है, जबकि टाइम मैनेजमेंट हमें प्रक्रिया उन्मुख रखता है। अध्याय के अंत में वह एक प्रेरणादायक बात कहते हैं, अगर आप सचमुच अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो घड़ी देखना बंद करें और अपने मन को देखना शुरू करें। वह हमें चुनौती देते हैं कि अगले कुछ दिनों तक हम अपने दिमाग की अवस्था को नोटिस करें। कब हम सबसे क्रिएटिव महसूस करते हैं, कब हमारा ध्यान सबसे स्थिर होता है और कब हम बिल्कुल थक जाते हैं। जब हम यह पैटर्न समझने लगते हैं तभी असली माइंड मैनेजमेंट शुरू होता है। संक्षेप में इस पहले अध्याय का संदेश है, टाइम मैनेजमेंट से हम काम को दबाव में पूरा करते हैं, माइंड मैनेजमेंट से हम काम को सही अवस्था में निखारते हैं। यही वह बदलाव है जो हमें मशीनों की तरह काम करने से इंसान की तरह जीने की ओर ले जाता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग योर मेंटल स्टेट्स फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरें लगातार उठती गिरती हैं, कभी शांत, कभी उग्र, कभी धीमी, कभी तेज। आप चाहें तो उन लहरों पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि लहरें आपके बस में नहीं हैं। हाँ, आप उन्हें समझ सकते हैं, उनकी दिशा और ताकत को पहचान सकते हैं और फिर उसी के हिसाब से अपनी नाव को चला सकते हैं। डेविड कदावी इसी खूबसूरत रूपक से हमें यह समझाते हैं कि हमारा मन भी एक समुद्र की तरह है। उसकी अवस्थाएं, मेंटल स्टेट्स बदलती रहती हैं। कभी वह क्रिएटिव होता है, कभी थका हुआ, कभी केंद्रित और कभी बिखरा हुआ। और अगर हम इन अवस्थाओं को पहचान लें तो हम अपने काम और जीवन दोनों को कहीं ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। कदावी इस अध्याय में कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने मन की बदलती अवस्थाओं को नजरअंदाज करते हैं। वे मानते हैं कि वे हर समय एक जैसे फोकस और ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास समय हो। यही टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती है। असलियत यह है कि हमारा दिमाग अलग अलग क्षणों में अलग तरह से काम करता है। जब हम उस प्राकृतिक उतार चढ़ाव को अपनाते हैं और उसके हिसाब से काम चुनते हैं, तभी हम अपनी असली क्षमता तक पहुंचते हैं। अब सवाल उठता है, ये मानसिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? कदावी इन्हें कई आयामों में बांटते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख हैं 1, क्रिएटिव स्टेट। क्रिएटिव स्टेट यह वह अवस्था है जब आपका दिमाग आइडिया जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। यह अक्सर तब आता है जब आपका दिमाग हल्के रिलैक्सेशन में होता है, जैसे सुबह की नींद से उठने के बाद या लंबी वॉक पर जाते हुए।
इस समय आपका अवचेतन सबकॉन्शियस नए नए कनेक्शन बनाता है। लेखक बताते हैं कि उनके सबसे बेहतरीन आइडिया शावर लेते समय या जॉगिंग करते हुए आए, क्योंकि दिमाग वहां रिलैक्स होकर खुल जाता है। अगर आप इस अवस्था को पहचान लें और इसे पकड़ लें तो आपके पास अनगिनत नए विचार होंगे। 2. फोकस्ड स्टेट यह वह समय है जब आपका दिमाग किसी एक काम में पूरी तरह डूब सकता है। इसमें गहरी एकाग्रता होती है और आप मुश्किल कामों को बिना भटके पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह अवस्था हर समय उपलब्ध नहीं होती। यह अक्सर तब आती है जब आप मानसिक रूप से ताज़ा और प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह की पहली चाय के बाद या किसी छोटे से ब्रेक के बाद। यह वह अवस्था है जिसे पहचान कर आप कठिन लिखाई, गणित या समस्या समाधान जैसे कामों को निपटा सकते हैं। 3. रूटीन स्टेट यह वह अवस्था है जब आपका दिमाग जटिल सोच नहीं कर पाता, लेकिन साधारण और रिपीट होने वाले काम आसानी से कर सकता है, जैसे ईमेल चेक करना, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना या छोटे छोटे फोन कॉल्स करना। यह अवस्था अक्सर तब आती है जब आप थकान महसूस करते हैं या जब आपका ध्यान गहरा नहीं हो रहा होता। अगर आप इस अवस्था में भी कठिन क्रिएटिव काम करने की कोशिश करेंगे तो निराशा होगी, लेकिन अगर आप इसे साधारण टास्क के लिए इस्तेमाल करें तो यह समय बर्बाद होने के बजाय उपयोगी बन जाएगा। 4. थकान या रिकवरी स्टेट, फाटीग रिकवरी स्टेट। कभी कभी आपका दिमाग इतना थक जाता है कि किसी भी तरह का काम करना लगभग असंभव होता है। यही वह अवस्था है जब आप सोचते हैं आज बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन कदावी कहते हैं कि यह भी बेकार नहीं है। इस अवस्था में आराम, मेडिटेशन या हल्की एक्टिविटी जैसे टहलना करना जरूरी है। यही ब्रेक आपके दिमाग को दोबारा क्रिएटिव और फोकस्ड अवस्था में लौटने की ताकत देता है। कादावी समझाते हैं कि इन अवस्थाओं को पहचानना ही असली कला है। जब आप अपने दिन भर के पैटर्न को देखें तो आपको समझ आएगा कि कब आपका दिमाग किस अवस्था में रहता है। यही पैटर्न आपके लिए एक तरह का रोड मैप बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता चल जाए कि सुबह 9 से 11 बजे तक आप सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, तो आपको उस समय के लिए अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम शेड्यूल करने चाहिए। यहाँ कदावी एक दिलचस्प पॉइंट उठाते हैं। लोग अक्सर अपनी थकान या बोरियत को आलस समझ लेते हैं, जबकि यह दिमाग का नेचुरल साइकिल है। यह ऐसे ही है जैसे दिन रात का बदलाव। रात को अंधेरा होना आलस नहीं है, बल्कि प्रकृति का संतुलन है। वैसे ही दिमाग का थकना और रिलैक्स होना आलस्य नहीं, बल्कि उसका संतुलन है। अगर आप इसे सम्मान देंगे तो आपका दिमाग और भी शक्तिशाली होकर लौटेगा। 20 अध्याय में वह मेंटल मैचिंग नाम की एक तकनीक भी बताते हैं। इसका मतलब है अपने कामों को अपनी मानसिक अवस्था के साथ मैच करना, यानी हर टास्क को उस अवस्था में करना जिसमें वह सबसे अच्छा फिट बैठता हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको लेख लिखना है तो उसे क्रिएटिव और फोकस्ड अवस्था के लिए रखें। अगर आपको घर के बिल भरने हैं तो उसे रूटीन अवस्था में करें। अगर आप अपने टास्क और अवस्थाओं को सही मैच कर लेते हैं तो आपका दिन कहीं ज्यादा स्मूथ और प्रोडक्टिव हो जाता है। कदावी यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर आप इन अवस्थाओं को नजरअंदाज करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आपने अपने क्रिएटिव कामों को उस समय के लिए शेड्यूल किया जब आपका दिमाग थका हुआ है। आप बार बार फंसेंगे, निराश होंगे और खुद को दोष देंगे। धीरे धीरे यह काम आपके लिए बोझ बन जाएगा। जबकि अगर वही काम आप सही अवस्था में करेंगे तो आपको उसमें मजा आएगा और नतीजा भी शानदार होगा। वे यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति का मेंटल साइकिल अलग होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी सबसे क्रिएटिव होते हैं, जबकि कुछ देर रात में। कुछ लोग दोपहर में ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, जबकि कुछ उसी समय सुस्त हो जाते हैं। इसलिए कोई एक फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता। जरूरी यह है कि आप खुद अपने पैटर्न को नोट करें। अध्याय के अंत में कदावी हमें एक अभ्यास एक्सरसाइज करने को कहते हैं। वह सुझाव देते हैं कि हम कुछ दिनों तक अपने दिन भर की मानसिक अवस्थाओं को लिखें। सुबह किस समय कैसा महसूस हुआ, कब ध्यान सबसे गहरा था, कब थकान आई और कब सबसे ज्यादा आइडिया आए। धीरे धीरे हमें अपना मेंटल मैप मिल जाएगा। यही नक्शा हमें बताएगा कि हमें किस समय कौन सा काम करना है। संक्षेप में, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना समय है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी मानसिक अवस्थाओं को कितना पहचानते हैं और उन्हें सही काम के साथ कितना मैच करते हैं। कदावी हमें याद दिलाते हैं कि दिमाग एक मशीन नहीं है जो हर समय समान गति से चल सकता है। यह एक समुद्र है जिसकी लहरों को समझकर ही हम उसमें सही दिशा में नाव चला सकते हैं। और जब यह समझ आ जाती है तभी हम प्रोडक्टिविटी की उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां हर काम बोझ नहीं बल्कि एक फ्लो की तरह लगता है।
चैप्टर 3 लेवरेजिंग क्रिएटिव साइकिल्स फॉर मैक्सिमम आउटपुट। सोचिए कि आप एक किसान हैं। आपके पास एक खेत है और आप उसमें बीज बो चुके हैं। अब आप रोज खेत में जाते हैं और मिट्टी को घूरते हैं। आप चाहते हैं कि बीज तुरंत अंकुरित हो जाए, पेड़ बने और फल देने लगे, लेकिन प्रकृति की अपनी रफ्तार होती है। कभी बारिश जरूरत से ज्यादा होती है, कभी धूप की कमी होती है, कभी हवा सही दिशा में नहीं बहती। अगर आप इस प्राकृतिक चक्र को समझकर उसके साथ चलें तो आपकी फसल शानदार होगी। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अपनी शर्तों पर फसल उगाने की कोशिश करेंगे तो नतीजा निराशाजनक होगा। डेविड कदावी इसी खूबसूरत उदाहरण से समझाते हैं कि क्रिएटिविटी भी एक फसल की तरह है। इसका भी एक चक्र, साइकिल होता है, और अगर हम इस क्रिएटिव चक्र को पहचान कर उसके साथ काम करना सीख लें तो हमारा आउटपुट कई गुना बढ़ सकता है। कदावी बताते हैं कि लोग अक्सर मानते हैं कि क्रिएटिविटी हर समय उपलब्ध हो सकती है, बशर्ते आप चाहें। जैसे किसी ने कहा, बैठो और लिखो, क्रिएटिविटी अपने आप आ जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि क्रिएटिविटी एक एनर्जी फ्लो है जो समय के साथ बदलती रहती है। कभी आप आइडिया से भरे होते हैं, कभी आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं होता। कभी दिमाग बिजली की तरह चलता है, कभी एक पन्ना भी लिखना भारी लगने लगता है। यह उतार चढ़ाव असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि यह क्रिएटिव साइकिल का स्वाभाविक हिस्सा है। इस अध्याय में कदावी हमें सिखाते हैं कि इस चक्र को समझना और उसका लाभ उठाना ही असली कला है। क्रिएटिव साइकिल के मुख्य चरण कदावी 4 अहम चरणों का जिक्र करते हैं जो हर क्रिएटिव प्रोसेस में किसी न किसी रूप में आते हैं। 1. इंक्यूबेशन, अंकुरण चरण। यह वह समय है जब आपके दिमाग में विचार जन्म ले रहे होते हैं, लेकिन आपको उनका एहसास नहीं होता। आप किसी प्रॉब्लम पर सोचते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। शायद आप टहल रहे हों, संगीत सुन रहे हों या किसी और काम में लगे हों, लेकिन आपके अवचेतन सबकॉन्शियस में विचार पनप रहे होते हैं। अचानक किसी दिन वही विचार आपको समाधान के रूप में सामने दिखते हैं। कदावी कहते हैं कि इस चरण को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बिना इंक्यूबेशन के विचार अधपके रह जाते हैं। 2. इल्यूमिनेशन, प्रकाशन चरण। यह वह जादुई पल है जब अचानक आइडिया बिजली की तरह चमकता है। आप कहते हैं, अरे यही तो चाहिए था। यह वह क्षण है जब आपका अवचेतन और चेतन दिमाग मिलकर नया कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन यह पल तभी आता है जब आपने इंक्यूबेशन का समय दिया हो। 3. एग्जीक्यूशन, कार्यान्वयन चरण। अब जब आइडिया मिल गया है तो उसे रूप देने का समय है। यहाँ मेहनत, अनुशासन और फोकस चाहिए। कदावी कहते हैं कि कई लोग इल्यूमिनेशन के बाद उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में ढीले पड़ जाते हैं। याद रखिए, आइडिया का मूल्य तभी है जब उसे लागू किया जाए। 4. रिकवरी, पुनर्प्राप्ति चरण। एग्जीक्यूशन के बाद दिमाग थक जाता है। अब उसे आराम, खेल या मनोरंजन की जरूरत होती है। यही वह समय है जब आप दोबारा इंक्यूबेशन की ओर लौटते हैं। इस रिकवरी को स्किप करने का मतलब है अपने क्रिएटिव इंजन को जलाना। क्रिएटिव फ्लो और एनर्जी का उतार चढ़ाव। कदावी बताते हैं कि क्रिएटिव लोग अक्सर अपने आउटपुट से निराश होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें हमेशा एक ही स्तर की क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि क्रिएटिविटी लहरों की तरह आती जाती रहती है। अगर आप इस लहर को पकड़ लें तो आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इसे नजरअंदाज करें तो आप निराशा और थकान के शिकार होंगे। वह अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने लेखन के दौरान पाया कि कुछ हफ्तों में वह जबरदस्त लिख पाते थे, लेकिन अगले हफ्ते उनके पास लिखने की ऊर्जा ही नहीं होती थी। पहले उन्हें लगता था कि यह आलस्य है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यह क्रिएटिव चक्र का हिस्सा है। जब उन्होंने इस लहर को स्वीकार किया तो उनका आउटपुट स्थिर और बेहतर हो गया। कैसे लें क्रिएटिव साइकिल का लाभ? 1. अपने पैटर्न को पहचानें। कदावी कहते हैं कि हर व्यक्ति का क्रिएटिव चक्र अलग होता है। किसी का साइकिल दिनों में चलता है, किसी का हफ्तों में। आपको यह नोटिस करना होगा कि आप कब सबसे ज्यादा आइडिया से भरे होते हैं और कब सबसे ज्यादा थके हुए। यह नोटिस करने के लिए जर्नलिंग सबसे अच्छा तरीका है। 2. सही समय पर सही काम करें। अगर आप साइकिल के हाई पॉइंट पर हैं, यानी आप ऊर्जा और आइडिया से भरपूर हैं, तो सबसे कठिन और क्रिएटिव काम करें। अगर आप लो पॉइंट पर हैं तो रूटीन काम करें या रिकवरी लें। 3. खुद पर दबाव न डालें। कदावी कहते हैं कि अगर आप लो फेज में हैं और फिर भी खुद को जबरदस्ती हाई आउटपुट देने पर मजबूर करते हैं तो आप केवल बर्नआउट को न्योता देंगे। याद रखिए, फसल भी हर मौसम में नहीं उगाई जा सकती। 4. छोटे छोटे प्रयोग करें। क्रिएटिविटी हमेशा लंबी प्लानिंग से नहीं आती। कभी कभी छोटे छोटे प्रयोग आपको साइकिल को पहचानने में मदद करते हैं।
जैसे एक दिन सुबह काम करना, एक दिन रात को लिखना और देखना कि कौन सा समय आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव है। व्यवहारिक उदाहरण मान लीजिए, आप एक लेखक हैं। आपके लिए इंक्यूबेशन का समय वह है जब आप किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं। यही वह समय है जब आपका सबकॉन्शियस विचारों को अब्सॉर्ब करता है। फिर अचानक एक सुबह आपके दिमाग में किताब का नया कॉन्सेप्ट आता है। यह है इल्यूमिनेशन। अब आप बैठकर आउटलाइन लिखते हैं और ड्राफ्ट तैयार करते हैं। यह एग्जीक्यूशन है। उसके बाद आप छुट्टी लेते हैं, टहलते हैं या संगीत सुनते हैं। यह रिकवरी है। अगर आप इन चरणों का सम्मान करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी निरंतर और शक्तिशाली होगी। साइकिल और माइंड मैनेजमेंट का कनेक्शन कदावी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि माइंड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ दिमाग की अवस्था को पहचानना नहीं है, बल्कि उसके प्राकृतिक चक्रों के साथ काम करना भी है। टाइम मैनेजमेंट कहेगा कि हर दिन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक लिखो, लेकिन माइंड मैनेजमेंट कहता है कि लिखो जब तुम्हारा साइकिल ऊंचाई पर हो और आराम करो जब साइकिल नीचे हो। यही लचीलापन आपको मशीनों से अलग करता है और इंसान की असली क्षमता को उजागर करता है। अध्याय का सार, इस पूरे अध्याय का संदेश बेहद गहरा है। क्रिएटिविटी कोई बटन नहीं है जिसे दबाकर आप तुरंत आउटपुट पा सकें। यह एक प्राकृतिक चक्र है जिसमें इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, एग्जीक्यूशन और रिकवरी शामिल है। अगर आप इस चक्र को समझकर उसके साथ काम करेंगे तो आपका आउटपुट न केवल बढ़ेगा बल्कि आपकी क्रिएटिव यात्रा आनंदमयी भी बनेगी। अगर आप साइकिल के खिलाफ लड़ेंगे तो आप थकान, निराशा और बर्नआउट के शिकार होंगे। कदावी हमें यह याद दिलाते हैं कि असली ताकत घड़ी को हराने में नहीं बल्कि दिमाग की लहरों के साथ बहने में है। जब हम अपनी क्रिएटिविटी को साइकिल की तरह देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हर पॉज, हर रेस्ट और हर लो फेज भी उतना ही जरूरी है जितना हाई फेज। चैप्टर 4, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड रूटीन इन मेंटल क्लैरिटी। कल्पना कीजिए कि आप एक कलाकार हैं और आपको एक शानदार पेंटिंग बनानी है। आपके पास ब्रश है, रंग है और आइडिया भी है, लेकिन आपका कमरा अस्त व्यस्त है। चारों तरफ फैले कपड़े, टेबल पर अधूरी फाइलें, मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है और बाहर से शोर आ रहा है। ऐसे माहौल में क्या आप सचमुच उस पेंटिंग को वैसी ही बारीकी और जुनून से बना पाएंगे जैसी आप सोच रहे हैं? शायद नहीं। डेविड कदावी इस अध्याय की शुरुआत इसी सच्चाई से करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा माहौल, एनवायरनमेंट और हमारी दिनचर्या, रूटीन सीधे सीधे हमारे मन की स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी को प्रभावित करती है। अगर वातावरण बिखरा हुआ है तो दिमाग भी बिखरा रहता है। अगर वातावरण संतुलित है तो दिमाग क्रिएटिविटी और फोकस की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। पर्यावरण, एनवायरनमेंट का असर। कदावी कहते हैं कि हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर है, लेकिन असलियत यह है कि इच्छा शक्ति तब तक काम करती है जब तक वातावरण उसका समर्थन करे। अगर आपका कार्यस्थल आपको डिस्ट्रैक्शन से भर देता है तो आप चाहे जितना मजबूत दिमाग क्यों न रखें, ध्यान भटकना तय है। वह उदाहरण देते हैं, एक लेखक अगर शांत कमरे में बैठकर लिखे तो उसकी लेखनी सहज और गहरी होगी, लेकिन अगर वही लेखक भीड़ भाड़ वाले कैफे में बैठा हो जहां लोग बातें कर रहे हों तो उसका ध्यान बार बार टूटेगा। इसका मतलब यह नहीं कि कैफे हमेशा बुरा है। कुछ लोगों के लिए कैफे का हल्का शोर क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है। असली खेल यह है कि आपके लिए कौन सा वातावरण सबसे सही काम करता है, यह समझना। कदावी इस विचार को एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं, यानी अपने वातावरण को इस तरह बनाना कि वह आपकी मानसिक अवस्था और काम को सपोर्ट करे। अगर आपको गहरी सोच वाला काम करना है तो ऐसे माहौल का चुनाव कीजिए जो शांत, सुकूनदायक और डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। अगर आपको क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो ऐसे वातावरण का चुनाव कीजिए जो खुला, ऊर्जावान और प्रेरणादायक हो। रूटीन भी ताकत। अब बात आती है दिनचर्या की। कदावी कहते हैं कि रूटीन अक्सर बोरिंग और रिजिड लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि रूटीन आपके मन को स्थिरता देती है। जब आपका दिमाग जानता है कि किस समय क्या होने वाला है तो उसे बार बार निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यही मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी बचाकर आप असली क्रिएटिव कामों में लगा सकते हैं। सोचिए, अगर हर सुबह आपको यह निर्णय लेना पड़े कि कब उठना है, क्या खाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, तो आपका दिमाग दिन की शुरुआत से ही थक जाएगा। लेकिन अगर आपकी सुबह की रूटीन तय है, उठना, व्यायाम करना, हल्का नाश्ता करना, काम शुरू करना, तो आपका दिमाग इन छोटे छोटे फैसलों में उलझेगा नहीं। कदावी इसे डिसीजन फटीग से बचाव कहते हैं। रूटीन एक तरह से आपके दिमाग का ऑटो पायलट बनाती है।
और जब छोटे काम ऑटो पायलट बनाती है तब आपका दिमाग बड़े और जटिल कामों के लिए फ्री रहता है। यही कारण है कि कई सफल लोग जैसे स्टीव जॉब्स या मार्क जकरबर्ग अक्सर एक जैसे कपड़े पहनते थे। वे कपड़े चुनने जैसे छोटे निर्णय में मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। एनवायरनमेंट और रूटीन का मिला जुला असर। कादवी कहते हैं कि एनवायरनमेंट और रूटीन मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। एनवायरनमेंट आपको बाहरी सपोर्ट देता है और रूटीन आपको आंतरिक स्थिरता देती है। अगर दोनों संतुलन में हो तो आपका दिमाग क्रिस्टल क्लियर तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि आपका एनवायरनमेंट साफ सुथरा और शांत है और आपकी रूटीन भी तय है, तो आप बिना किसी तनाव के अपने क्रिएटिव काम में डूब सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका एनवायरनमेंट अव्यवस्थित है और रूटीन भी गड़बड़ है तो आपका मन हमेशा डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस्ड रहेगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स। कादावी की नज़र में एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। अपने काम करने की जगह से अनावश्यक चीजें हटा दीजिए। नोटिफिकेशन बंद कीजिए। कमरे को साफ रखिए और केवल वही चीजें आसपास रखिए जिनकी आपको जरूरत है। 2. माइक्रो रूटीन्स अपनाइए। बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। छोटे छोटे रूटीन जैसे सुबह 10 मिनट पढ़ना, काम से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करना या हर शाम एक वॉक पर जाना आपके दिमाग को स्ट्रक्चर देते हैं। 3. ट्रिगर एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करें। किसी खास वातावरण को किसी खास काम से जोड़ दीजिए, जैसे एक खास मेज पर बैठकर ही लिखना या किसी खास कमरे में बैठकर ही पढ़ना। इससे दिमाग उस जगह पर जाते ही उसी काम के लिए तैयार हो जाएगा। 4. एक्सपेरिमेंट कीजिए। कादावी बार बार कहते हैं कि हर इंसान अलग है। कुछ लोगों को शांति चाहिए, कुछ को हल्की हलचल, कुछ सुबह सबसे अच्छे होते हैं, कुछ रात को। इसलिए अलग अलग एनवायरनमेंट और रूटीन ट्राई कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या सबसे सही है। मेंटल क्लैरिटी का महत्व। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि एनवायरनमेंट और रूटीन सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल्स नहीं है, ये आपके दिमाग को क्लैरिटी देते हैं। जब आपका मन साफ और स्थिर होता है तभी आप बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर देख सकते हैं। तभी आप रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और गहराई, डेप्थ तक पहुंच सकते हैं। कादावी कहते हैं कि अगर एनवायरनमेंट और रूटीन सही ना हो तो आपका दिमाग लगातार छोटी छोटी परेशानियों में उलझा रहेगा, और जब दिमाग परेशान होता है तो वह क्रिएटिव नहीं रह पाता। यही कारण है कि महान कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अक्सर अपने एनवायरनमेंट और रूटीन पर खास ध्यान देते थे। अध्याय का सार। एनवायरनमेंट आपके दिमाग को दिशा देता है। अगर यह साफ और सपोर्टिव है तो आप स्पष्ट सोच पाएंगे। रूटीन आपके दिमाग को स्थिरता देती है और डिसीजन फैटीग से बचाती है। जब एनवायरनमेंट और रूटीन संतुलन में होते हैं तो दिमाग क्लैरिटी पाता है और आप अपने सबसे बड़े क्रिएटिव पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। असली सफलता इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि सही एनवायरनमेंट और सही रूटीन से आती है। कादावी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सचमुच अपने दिमाग को सबसे अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। क्या हमारी रूटीन्स हमारे दिमाग को सपोर्ट करती हैं या डिस्ट्रैक्ट? और जब हम इसका जवाब ढूंढना शुरू करते हैं तभी हम अपने जीवन और काम दोनों में मानसिक स्पष्टता की शक्ति को अनलॉक कर पाते हैं। चैप्टर 5, टेक्निक्स फॉर ओवरकमिंग मेंटल ब्लॉक्स एंड प्रोक्रास्टिनेशन। कल्पना कीजिए कि आप अपने डेस्क पर बैठे हैं, लैपटॉप खुला हुआ है, आपके सामने डेडलाइन है और आपको पता है कि यह काम बेहद जरूरी है, लेकिन आपके हाथ कीबोर्ड पर रुक जाते हैं। दिमाग बार बार कहता है थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अचानक आपको याद आता है कि फोन चेक करना है, फिर एक ईमेल पढ़ने लगते हैं, फिर बिना वजह इंटरनेट ब्राउज करते हैं। घंटों बीत जाते हैं लेकिन काम वहीं का वहीं पड़ा रहता है। यही है वो समस्या जिसे हम सब जानते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन और मेंटल ब्लॉक्स। डेविड कादावी इस अध्याय में बताते हैं कि यह आलस नहीं है, बल्कि दिमाग का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, और अगर सही तकनीकें समझ ली जाएं, तो हम इन मानसिक अवरोधों को तोड़कर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है? कादावी कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का कारण हमारी टाइम लेजीनेस नहीं, बल्कि हमारी माइंड रेजिस्टेंस है। जब हम किसी काम की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं और हमारा मन उसे बोझिल, मुश्किल या डरावना मान लेता है, तो वह हमें रोकने लगता है। यह दिमाग का तरीका है डिस्कम्फर्ट से बचने का। असलियत यह है कि हर काम की शुरुआत सबसे कठिन होती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो काम आसान लगने लगता है। इसलिए कादावी का पहला सुझाव यही है, काम को छोटा और आसान बनाओ। 1. माइक्रो टास्क्स। काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। अगर आपके सामने पूरा प्रोजेक्ट है तो दिमाग उसे बहुत बड़ा मानकर डर जाता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो हर हिस्सा मैनेजेबल लगता है। जैसे अगर आपको एक किताब लिखनी है
तो पूरी किताब लिखो के बजाय पहला माइक्रो टास्क हो सकता है। पहला पैराग्राफ लिखो। जब आप पहला पैराग्राफ लिख लेते हैं तो दिमाग कहता है यह तो आसान था, और धीरे धीरे पूरी किताब आगे बढ़ने लगती है। कदावी कहते हैं कि द माइंड फियर्स माउंटेन्स बट इट इजिली क्लाइम्ब स्टेयर्स, यानी दिमाग पहाड़ देखकर डरता है लेकिन सीढ़ियां चढ़ना आसान लगता है। 2. द 5 मिनट रूल। सिर्फ शुरुआत करो। कई बार काम की शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। कदावी का सुझाव है कि खुद से वादा कीजिए कि सिर्फ 5 मिनट काम करेंगे। जब आप 5 मिनट काम शुरू करते हैं तो अक्सर पाते हैं कि दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है और आप उससे कहीं ज्यादा काम कर जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 30 पेज की रिपोर्ट लिखनी है और आप डर के मारे टाल रहे हैं तो खुद से कहिए सिर्फ 5 मिनट लिखेंगे। 5 मिनट में आप एक पेज लिख लेंगे और यह शुरुआत आपके भीतर ऊर्जा पैदा कर देगी। 3. एनवायरनमेंट शिफ्ट। माहौल बदलो। कदावी इस अध्याय में बताते हैं कि मेंटल ब्लॉक अक्सर एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। अगर आप एक ही जगह पर बार बार काम टालते हैं तो वह जगह आपके दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन जोन बन जाती है। ऐसे में एनवायरनमेंट बदल देना सबसे आसान समाधान है। अगर आप घर में काम नहीं कर पा रहे तो लाइब्रेरी या कैफे चले जाइए। अगर डेस्क पर दिमाग ब्लॉक हो रहा है तो बालकनी या पार्क में बैठ जाइए। यह छोटा सा बदलाव दिमाग को नया स्टिमुलस देता है और क्रिएटिव फ्लो खुलने लगता है। 4. द ब्रेन डंप टेक्निक। दिमाग खाली करो। अक्सर मेंटल ब्लॉक्स इसलिए आते हैं क्योंकि दिमाग में बहुत सारे विचार और तनाव भरे रहते हैं। कदावी कहते हैं कि ब्रेन डंप कीजिए, यानी एक पेन और पेपर लीजिए और मन में चल रहे सारे विचार, चिंताएं और काम लिख दीजिए। यह एक्सरसाइज दिमाग को हल्का कर देती है और वह नए काम के लिए स्पेस बना लेता है। 5. रिवॉर्ड मैकेनिज्म। दिमाग को लालच दो। मानव दिमाग रिवॉर्ड ड्रिवन है। अगर उसे पता हो कि काम करने पर उसे इनाम मिलेगा तो वह जल्दी मोटिवेट होता है। कदावी का सुझाव है कि छोटे छोटे काम पूरे करने पर खुद को छोटे छोटे इनाम दीजिए। जैसे अगर आपने 2 घंटे फोकस्ड काम किया है तो खुद को 15 मिनट की कॉफी ब्रेक दीजिए, या किसी चैप्टर का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद अपनी पसंदीदा सीरीज का एक एपिसोड देखिए। यह रिवॉर्ड दिमाग को काम करने के लिए कंडीशन करता है। 6. मेंटल प्राइमिंग। दिमाग को सही मूड में लाना। कई बार ब्लॉक इसलिए आता है क्योंकि दिमाग सही स्टेट में नहीं होता। कदावी कहते हैं कि मेंटल प्राइमिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे म्यूजिक सुनना। कुछ लोगों को क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फोकस में लाता है। मेडिटेशन। 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग दिमाग को शांत कर देती है। विजुअलाइजेशन। अपने आप को वह काम पूरा करते हुए इमेजिन कीजिए, इससे दिमाग मोटिवेटेड होता है। 7. द 2 मिनट ट्रिक फॉर प्रोक्रास्टिनेशन। कदावी कहते हैं कि अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो, जैसे एक ईमेल का जवाब देना, टेबल साफ करना या किताब शेल्फ में रखना। इन छोटे छोटे कामों को टालने से वे दिमाग पर बोझ बनते हैं और मेंटल ब्लॉक पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें तुरंत खत्म कर देते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है और बड़े काम के लिए जगह मिल जाती है। 8. रिफ्रेम योर वर्क। सोच बदलो। कई बार हम काम को पनिशमेंट की तरह देखते हैं। यही सोच हमें रोक देती है। कदावी कहते हैं कि काम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना सीखिए। अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो सोचिए कि यह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने का मौका है। अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो सोचिए कि यह आपके ज्ञान को बढ़ाने का अवसर है। काम को पॉजिटिव एंगल से देखने से रेजिस्टेंस कम होता है। 9. अलाउ इम्परफेक्शन। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण परफेक्शनिज्म भी है। जब हम सोचते हैं कि पहला ड्राफ्ट ही परफेक्ट होना चाहिए तो दिमाग डर जाता है और काम टालता है। कदावी कहते हैं कि पहला ड्राफ्ट हमेशा इम्परफेक्ट होने दीजिए। इसे रोक ले समझिए, जिसे बाद में शेप दिया जा सकता है। इम्परफेक्शन को अलाउ करने से दिमाग स्वतंत्र हो जाता है और काम की शुरुआत आसान हो जाती है। 10. रेस्ट और रिकवरी की अहमियत। कदावी बार बार कहते हैं कि मेंटल ब्लॉक सिर्फ दिमाग की कमजोरी नहीं है, बल्कि यह बॉडी के एग्जॉस्शन का संकेत भी हो सकते हैं। अगर आप थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई है या लगातार तनाव में हैं, तो दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे में सॉल्यूशन ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि आराम करना है। कभी कभी एक छोटी सी नींद या 20 मिनट की वॉक ही क्रिएटिव फ्लो वापस ला देती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सार। बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ो। सिर्फ 5 मिनट की शुरुआत करो। एनवायरनमेंट बदलकर दिमाग को नया स्टिमुलस दो। ट्रेन डंप करके दिमाग हल्का करो। छोटे छोटे रिवॉर्ड से दिमाग को मोटिवेट करो। म्यूजिक, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से मेंटल प्राइमिंग करो। छोटे काम तुरंत खत्म करो। काम को पनिशमेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी समझो। इम्परफेक्शन अलाउ करो। आराम और
नींद को नजरअंदाज मत करो। अध्याय का संदेश कदावी हमें याद दिलाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि हमारा दिमाग सही स्टेट में नहीं है। अगर हम टेक्निक्स समझ लें और उन्हें अपनाएं तो हर मेंटल ब्लॉक को क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। असली सफलता आलस को हराने से नहीं आती, बल्कि दिमाग को सही दिशा देने से आती है। चैप्टर 6, अलाइनिंग लॉन्ग टर्म गोल्स विद माइंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। सोचिए, आप एक नाव चला रहे हैं। आपके पास चप्पू है, आपके पास ताकत भी है, लेकिन अगर नाव की दिशा तय नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, वह समुद्र में इधर उधर भटकती रहेगी। जिंदगी और काम भी कुछ ऐसे ही हैं। अगर हमारे पास लंबी अवधि के लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं है, तो हमारी सारी मेहनत बिखरी हुई लगती है। और अगर लक्ष्य तो हैं, लेकिन दिमाग की ऊर्जा और मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट्स उनके अनुरूप नहीं है, तो हम कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। डेविड कदावी इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को माइंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के साथ अलाइन किया जाए। यही अलाइनमेंट हमें प्रोडक्टिविटी की असली ऊंचाई तक ले जाता है। कदावी शुरुआत में यह सवाल उठाते हैं कि ज्यादातर लोग अपने गोल्स को सिर्फ कागज पर लिखते हैं, डेडलाइंस तय करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि गोल्स अपने आप हासिल नहीं होते। गोल्स को हासिल करने के लिए दिमाग की ऊर्जा, मूड और क्रिएटिव साइकिल्स का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप अपने माइंड मैनेजमेंट को गोल्स के साथ जोड़ देते हैं, तो आपके हर दिन के छोटे छोटे कदम लंबे समय में बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। सबसे पहले कदावी बताते हैं कि गोल्स का नेचर कैसा होता है। गोल्स आमतौर पर दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स हमें इमीडिएट दिशा देते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट को हफ्ते भर में पूरा करना या किसी एग्जाम की तैयारी करना। लॉन्ग टर्म गोल्स हमारी जिंदगी की बड़ी तस्वीर होते हैं, जैसे एक किताब लिखना, एक बिजनेस खड़ा करना या फिटनेस को पूरी तरह बदल देना। शॉर्ट टर्म गोल्स हमें आगे बढ़ने का मोमेंटम देते हैं, लेकिन असली मायने लॉन्ग टर्म गोल्स के होते हैं, क्योंकि वे हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि लॉन्ग टर्म गोल्स अक्सर इतने बड़े लगते हैं कि हम उनसे डर जाते हैं या उन्हें टालते रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें माइंड मैनेजमेंट के साथ अलाइन करना जरूरी है। कदावी कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल अवेयरनेस है। हमें यह समझना होगा कि किस समय हमारा दिमाग किस तरह की गतिविधि के लिए सबसे बेहतर काम करता है। मान लीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल एक नॉवल लिखना है। अगर आप यह जानते हैं कि सुबह के समय आपका माइंड फ्रेश और इमेजिनेटिव होता है, तो आपको राइटिंग सेशन सुबह ही रखने चाहिए। अगर आपका गोल बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना है और आप जानते हैं कि शाम को आपका दिमाग एनालिटिकल होता है, तो उस समय प्लानिंग करनी चाहिए। गोल्स का अलाइनमेंट तभी होगा जब आप अपने दिमाग की नेचुरल रिदम को जानकर उसे रिस्पेक्ट करेंगे। इसके बाद कदावी बात करते हैं इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस की। वह कहते हैं कि लोग अक्सर लॉन्ग टर्म गोल्स को एक ही झटके में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि बड़े गोल्स छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से पूरे होते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखते हैं, तो एक साल में आपके पास 80 शब्द होंगे, जो एक मोटी किताब के बराबर है। अगर आप हर हफ्ते सिर्फ 3 घंटे किसी नई स्किल पर लगाते हैं, तो कुछ ही सालों में आप उस स्किल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसलिए गोल्स को छोटे छोटे एक्शंस में तोड़कर अपने डेली माइंड स्टेट्स के साथ जोड़ना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु कदावी उठाते हैं, फ्रिक्शन कम करना। लॉन्ग टर्म गोल्स अक्सर इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि हम उनके लिए सही एनवायरनमेंट और रूटीन नहीं बनाते। अगर आपका गोल फिटनेस है, तो जिम जाने की फ्रिक्शन कम करने के लिए रात को ही वर्कआउट कपड़े निकाल कर रख दीजिए। अगर आपका गोल किताब पढ़ना है, तो किताब को ऐसी जगह रखिए जहां वह आपको रोज नजर आए। माइंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फ्रिक्शन कम करने में मदद करती हैं, क्योंकि वे आपके दिमाग को बार बार नए डिसीजंस लेने से बचाती हैं। कदावी कहते हैं कि गोल्स अलाइनमेंट का एक और पहलू है आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप सचमुच लंबे समय तक किसी गोल के साथ टिके रहना चाहते हैं, तो आपको उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल फिट रहना है, तो खुद से यह मत कहिए कि मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए मैं एक फिट व्यक्ति हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है, तो माइंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज खुद ब खुद उस दिशा में काम करने लगती है, क्योंकि दिमाग आइडेंटिटी के अनुरूप काम करने की कोशिश करता है। कदावी यह भी बताते हैं कि पीरियोडिक रिफ्लेक्शन, यानी समय समय पर अपने गोल्स की समीक्षा करना जरूरी है। कई बार हमारे गोल्स समय के साथ बदल जाते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अगर आप हर 3 या 6 महीने में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और उनकी अलाइनमेंट पर विचार करेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। यह रिफ्लेक्शन आपके दिमाग को क्लैरिटी देता है और आपको भटकने से बचाता है।
अब आते हैं मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट पर। कदावी का कहना है कि गोल्स सिर्फ समय से पूरे नहीं होते, गोल्स एनर्जी से पूरे होते हैं। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो गोल्स पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी मेंटल एनर्जी को सस्टेन करना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर रेस्ट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और सही एनवायरनमेंट का होना अनिवार्य है। जब दिमाग फ्रेश होता है तो गोल्स की दिशा में काम करना आसान लगता है। वहीं थका हुआ दिमाग गोल्स को बोझ बना देता है। इस अध्याय में कदावी एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट साझा करते हैं। अलाइन योर स्मॉल विन्स विथ योर बिग विजन, यानी जो छोटे छोटे जीत आप हर दिन हासिल करते हैं उन्हें अपने बड़े विजन से जोड़िए। अगर आपने आज 500 शब्द लिखे हैं तो यह सोचिए कि यह आपकी किताब का एक ब्रिक है। अगर आपने आज 30 मिनट एक्सरसाइज की है तो यह आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ का एक इन्वेस्टमेंट है। जब आप छोटे कामों को बड़े विजन से जोड़ते हैं तो दिमाग मोटिवेटेड रहता है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाती है। कदावी यह भी बताते हैं कि गोल्स को हासिल करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। कभी कभी माइंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हमें बताते हैं कि किसी दिन हमारा दिमाग क्रिएटिव काम के लिए तैयार नहीं है लेकिन एनालिटिकल काम कर सकता है। ऐसे में रिजिड होकर क्रिएटिव काम करने पर जोर देने के बजाय एनालिटिकल टास्क कर लेना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। गोल्स की दिशा में काम करने का मतलब यह नहीं कि हर दिन एक ही तरह का काम करना है, बल्कि यह है कि हर दिन कुछ न कुछ उस दिशा में आगे बढ़ाना है। अंत में कदावी यह समझाते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स और माइंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का अलाइनमेंट हमें सस्टेनेबल सक्सेस देता है। सिर्फ मेहनत करके गोल्स पाना मुश्किल है क्योंकि दिमाग जल्दी थक जाता है, लेकिन अगर हम गोल्स को दिमाग की नेचुरल स्टेट्स के साथ अलाइन कर दें तो काम बोझ नहीं लगता बल्कि फ्लो में बदल जाता है। यही फ्लो हमें सालों तक मोटिवेटेड रखता है और धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी को उस गोल के अनुरूप शेप देता है। इस अध्याय का सार यही है, लॉन्ग टर्म गोल्स को माइंड स्टेट्स और क्रिएटिव साइकिल्स के साथ अलाइन कीजिए। गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़िए। फ्रिक्शन कम कीजिए और सही एनवायरनमेंट व रूटीन बनाइए। गोल्स को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाइए। रेगुलर रिफ्लेक्शन करके अपने गोल्स की दिशा जांचते रहिए। मेंटल एनर्जी को सस्टेन कीजिए ताकि जर्नी एंजॉयबल हो। छोटे छोटे विन्स को बड़े विजन से जोड़िए। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और माइंड स्टेट्स के हिसाब से टास्क चुनिए। डेविड कदावी हमें याद दिलाते हैं कि गोल सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, गोल्स एक जर्नी है और यह जर्नी तभी मीनिंगफुल और सस्टेनेबल बनती है जब हम दिमाग की ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। माइंड मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि घड़ी की सुइयों को देखने से बेहतर है अपने दिमाग की लहरों को सुनना और उन्हें अपने सपनों की ओर मोड़ना। चैप्टर 7, सस्टेनिंग मेंटल एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सोचिए, आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं। शुरुआत में आपकी रफ्तार तेज है, उत्साह चरम पर है और आप सोचते हैं कि पूरी दौड़ इसी स्पीड में पूरी कर लेंगे, लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद आपकी सांसें फूलने लगती हैं, पैरों में भारीपन आने लगता है और आप थकावट महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह है कि असली जीत किसकी होती है, उनकी जो शुरुआत में तेज दौड़ते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं, या उनकी जो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहते हैं और अंत में फिनिश लाइन पार करते हैं? जाहिर है जीत उन्हीं की होती है जिनके पास लंबी दूरी तक ऊर्जा को सस्टेन करने की कला होती है। यही जीवन और काम की सच्चाई है। डेविड कदावी इस अध्याय में समझाते हैं कि सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है। लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी को सस्टेन करना अनिवार्य है। कदावी बताते हैं कि ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी को केवल समय और तकनीकों से जोड़कर देखते हैं। वे सोचते हैं कि अगर समय सही मैनेज कर लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी दुश्मन नहीं होता। असली चुनौती होती है ऊर्जा का प्रबंधन। अगर आपके पास सही समय है लेकिन दिमाग थका हुआ है तो आप कुछ भी मीनिंगफुल हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपकी मेंटल एनर्जी ऊंचाई पर है तो कम समय में भी आप बड़ा परिणाम ला सकते हैं। इसलिए यह अध्याय इस सवाल पर केंद्रित है, कैसे हम अपनी मेंटल एनर्जी को लंबे समय तक सस्टेन करें ताकि हर दिन और हर साल में इंप्रूवमेंट जारी रहे। सबसे पहले कदावी समझाते हैं कि मेंटल एनर्जी किन चीजों से खर्च होती है। वह बताते हैं कि हर डिसीजन, हर डिस्ट्रैक्शन और हर अधूरा काम आपके दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। अगर आप बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, छोटे छोटे डिसीजंस में उलझे रहते हैं या लगातार मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका दिमाग ड्रेन हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम एनर्जी लीक्स को पहचानें और उन्हें बंद करें। कदावी इसे एनर्जी ऑडिट कहते हैं, यानी यह देखना कि दिन भर में कौन सी आदतें आपकी ऊर्जा को चूस रही हैं और कौन सी आदतें उसे रिचार्ज कर रही हैं।
इसके बाद वह बताते हैं कि एनर्जी को सस्टेन करने का पहला प्रिंसिपल है रेस्ट और रिकवरी। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। जब आप लगातार काम करते रहते हैं और दिमाग को आराम नहीं देते, तो एनर्जी खत्म हो जाती है। कदेवी कहते हैं कि नींद सिर्फ आराम का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग की बैटरी चार्ज करने का तरीका है। गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद आपके क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी को बेहतर बनाती है। इसलिए अगर आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो नींद को सैक्रिफाइस करना सबसे बड़ी गलती है। दूसरा प्रिंसिपल है न्यूट्रिशन और फिजिकल हेल्थ। कदावी बताते हैं कि दिमाग का फ्यूल आपका खाना है। अगर आप जंक फूड, एक्सेसिव शुगर या अनहेल्थी डाइट लेते हैं, तो आपका दिमाग सुस्त और थका हुआ महसूस करेगा। वहीं अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, जैसे फल, सब्जियां, अच्छे फैट्स और पर्याप्त पानी, तो आपका दिमाग शार्प और अलर्ट रहेगा। वह यह भी बताते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी जरूरी है। एक्सरसाइज आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिससे एनर्जी सस्टेन रहती है। तीसरा प्रिंसिपल है मेंटल रिकवरी थ्रू माइंडफुल प्रैक्टिसेस। कदावी कहते हैं कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या सिंपल माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस आपके दिमाग को शांत करते हैं और एनर्जी लेवल्स को रिस्टोर करते हैं। जब आप कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दिमाग क्लटर से मुक्त हो जाता है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कंप्यूटर को रीबूट करना। रीबूट के बाद सिस्टम तेज और एफिशिएंट हो जाता है। इसी तरह मेडिटेशन आपके दिमाग को रीसेट करता है। चौथा प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स। कई लोग सोचते हैं कि लगातार घंटों तक काम करना प्रोडक्टिविटी है, लेकिन कदावी कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। अगर आप हर 60-90 मिनट के बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जैसे टहलना, स्ट्रेचिंग करना या पानी पीना, तो आपका दिमाग रिचार्ज होता है। यह ब्रेक्स आपकी मेंटल एनर्जी को लंबे समय तक सस्टेन करते हैं। पांचवां प्रिंसिपल है फोकस और सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग बार बार स्विच करता है और एनर्जी बर्बाद होती है। सिंगल टास्किंग यानी एक समय पर एक काम करना एनर्जी कंजर्वेशन का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप एक काम पूरा करके अगले पर जाते हैं, तो आपका दिमाग ऊर्जा बचाकर ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है। छठा प्रिंसिपल है पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी। कदावी कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, चिंता और गिल्ट आपकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। वहीं ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी जैसी पॉजिटिव इमोशंस आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप उन कामों और लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं। दिमाग को पॉजिटिव इमोशनल फ्यूल देकर आप लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हैं। सातवां प्रिंसिपल है पीरियोडिक रिफ्लेक्शन और रिव्यू। अगर आप लगातार बिना रुके काम करते रहेंगे, तो एक समय पर बर्नआउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप समय समय पर रुककर अपनी प्रोग्रेस देखते हैं, अपने गोल्स का मूल्यांकन करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करते हैं, तो आपकी एनर्जी सस्टेन्ड रहती है, क्योंकि आपको साफ दिखता है कि आप कहां से कहां पहुंचे हैं। रिफ्लेक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी एनर्जी को मल्टीप्लाई करती है। आठवां प्रिंसिपल है अलाइनिंग वर्क विद पैशन। अगर आपका काम आपकी रुचि और पर्पस से जुड़ा है, तो एनर्जी अपने आप सस्टेन होती है। जब आप वह करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो दिमाग उसे बोझ नहीं मानता। यही कारण है कि कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपने काम में घंटों डूब जाते हैं, लेकिन थकते नहीं। कदावी कहते हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो अपने गोल्स और पैशंस को अलाइन करना बेहद जरूरी है। अंत में कदावी इस अध्याय को एक पावरफुल मैसेज से रैप करते हैं। जो लोग लंबे समय तक अपनी एनर्जी को सस्टेन करना जानते हैं, वही लगातार इंप्रूव कर पाते हैं और अपने बड़े गोल्स हासिल करते हैं। असली प्रोडक्टिविटी वह है जो सालों तक आपको मोटिवेट करे, ना कि कुछ दिनों के लिए एक्साइटमेंट देकर छोड़ दे। इस अध्याय का सार यही है कि मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट कोई लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी है। इसके लिए जरूरी है कि आप एनर्जी लीक्स को पहचानें और बंद करें। पर्याप्त नींद और आराम को प्राथमिकता दें। सही न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से दिमाग को फ्यूल दें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से दिमाग को रीसेट करें। स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स लेकर दिमाग को रिचार्ज करें। मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अपनाएं। पॉजिटिव इमोशंस को एनर्जी फ्यूल बनाइए। रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्लैरिटी पाइए। पैशन और पर्पस को गोल से जोड़िए। कदावी हमें याद दिलाते हैं कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का रहस्य कंसिस्टेंसी है
और कंसिस्टेंसी का रहस्य है सस्टेन्ड एनर्जी। अगर आप अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना, रिचार्ज करना और सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं तो आपकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। आप न सिर्फ अपने गोल्स तक पहुंचेंगे बल्कि जर्नी का हर कदम मीनिंगफुल और प्रेरणादायक लगेगा। चैप्टर 8, ट्रांसफॉर्मिंग योर अप्रोच टू वर्क एंड लाइफ। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने सालों तक प्रोडक्टिविटी की हर किताब पढ़ी है, हर तकनीक अपनाई है और हर शॉर्टकट को आजमाया है। आपने टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज पर भरोसा किया, टू डू लिस्ट बनाए, रिमाइंडर सेट किए, एप्स इस्तेमाल किए और कैलेंडर से लेकर प्लानर्स तक सबका सहारा लिया। शुरुआत में थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ी भी, लेकिन धीरे धीरे वही थकान, वही टालमटोल और वही अधूरे सपने आपके सामने खड़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ? डेविड कदावी इस आखिरी अध्याय में यही सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने काम और जीवन को केवल मैनेज करने के बजाय ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। टाइम मैनेजमेंट ने हमें प्रोडक्टिविटी की सरफेस लेवल ट्रिक्स दी, लेकिन माइंड मैनेजमेंट हमें भीतर तक बदलता है। यह अध्याय उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है जो हमारी सोच, हमारी एनर्जी और हमारे काम करने के तरीकों को गहराई से छूता है। कदावी कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत माइंडसेट से होती है। जब तक हम काम को एक बोझ, एक रेस या केवल सर्वाइवल का जरिया मानते रहेंगे, तब तक हम कभी सस्टेनेबली प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब हम अपने काम को ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन का माध्यम मानते हैं, यानी हम काम को केवल पूरा करने की चेकलिस्ट की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे अपनी क्रिएटिविटी, पर्पस और फुलफिलमेंट से जोड़ते हैं। यही बदलाव हमारे काम को मैकेनिकल टास्क से मीनिंगफुल जर्नी में बदल देता है। इसके बाद कदावी बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा पहलू है आइडेंटिटी शिफ्ट। ज्यादातर लोग खुद को केवल अपनी नौकरी या रोल के हिसाब से डिफाइन करते हैं, जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ। लेकिन जब आप माइंड मैनेजमेंट अपनाते हैं तो आप खुद को अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज के आधार पर देखने लगते हैं। आप सोचते हैं मैं एक लर्नर हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। यह आइडेंटिटी शिफ्ट आपको रिजिड बाउंड्रीज से बाहर निकालता है और आपको ऐसे नए अवसरों के लिए खुला बनाता है जो पहले इनविजिबल थे। कदावी समझाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा पहलू है फ्लो बेस्ड लिविंग। टाइम मैनेजमेंट आपको हर काम को समय में बांधने के लिए कहता है। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक यह काम, 10 से 11 बजे तक वह काम। लेकिन माइंड मैनेजमेंट कहता है कि आपको अपने काम को अपने क्रिएटिव और मेंटल स्टेट्स के हिसाब से अलाइन करना चाहिए। अगर आप सुबह सबसे फ्रेश महसूस करते हैं तो उस समय डीप क्रिएटिव काम कीजिए। अगर दोपहर में एनर्जी थोड़ी गिरती है तो रूटीन टास्क्स कीजिए। अगर शाम को आइडियाज ज्यादा आते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। यह फ्लो बेस्ड लिविंग आपके काम को नेचर की रिदम के साथ जोड़ देती है और आपके अंदर स्ट्रेस की जगह सैटिस्फैक्शन भर देती है। इसके बाद वह बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का चौथा पहलू है होलिस्टिक इंटीग्रेशन। ज्यादातर लोग काम और जीवन को अलग कंपार्टमेंट्स में रखते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बातें खूब होती हैं, लेकिन बैलेंस का मतलब अक्सर होता है एक को दबाओ और दूसरे को जगह दो। माइंड मैनेजमेंट कहता है कि आपको काम और जीवन को इंटीग्रेट करना होगा। जब आप अपने काम में पैशन और पर्पस जोड़ते हैं तो काम जीवन का हिस्सा बन जाता है, और जब आप अपने जीवन में क्लैरिटी और एनर्जी लाते हैं तो वह आपके काम को सपोर्ट करता है। यह इंटीग्रेशन ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां काम और जीवन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन जाते हैं। कदावी इस अध्याय में एक और गहरी बात बताते हैं, रेसिलियंस की पावर। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह नहीं है कि आपके सामने कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपके पास ऐसी मेंटल स्ट्रेटजीज होंगी जिनसे आप हर सेटबैक के बाद और मजबूत होकर वापस आएंगे। माइंड मैनेजमेंट आपको यह रेजिलियंस देता है क्योंकि यह आपकी एनर्जी, फोकस और इमोशनल स्ट्रेंथ को सस्टेन करता है। जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, जब लाइफ आपको अनएक्सपेक्टेड चुनौतियां देती है, तब भी आप टूटते नहीं बल्कि सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वह एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं, लॉन्ग टर्म विजन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब केवल शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप अपने हर छोटे डिसीजन को अपने बड़े विजन के साथ अलाइन करें। जब आप हर काम यह सोचकर करते हैं कि यह आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन को कैसे सर्व करेगा, तो आपका काम एक नई मीनिंग पा लेता है। यह आपको निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की ओर ले जाता है और बर्नआउट की बजाय फुलफिलमेंट देता है। कदावी कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई वन टाइम इवेंट नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप माइंड मैनेजमेंट अपनाकर हर दिन, हर हफ्ते और हर साल अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं।
यह धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देता है जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। इस अध्याय में वह यह भी बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन को सस्टेन करने के लिए रिचुअल्स और हैबिट्स की जरूरत होती है। वह कहते हैं कि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन टिक नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे हैबिट्स बनाते हैं, जैसे सुबह के पहले घंटे को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना, हफ्ते में एक बार रिफ्लेक्शन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना या क्रिएटिव स्प्रिंट्स करना, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। कदावी बार बार रिमाइंड करते हैं कि यह ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैजिक फॉर्मूला से नहीं होता, यह अवेयरनेस, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से आता है। अवेयरनेस यानी आप समझें कि आपके दिमाग की एनर्जी कैसे काम करती है। डिसिप्लिन यानी आप उस अंडरस्टैंडिंग को अपनी डेली लाइफ में लागू करें। और प्रैक्टिस यानी आप बार बार कोशिश करें, मिस्टेक्स करें और सीखते हुए आगे बढ़ें। ट्रांसफॉर्मेशन की यह जर्नी आपको न सिर्फ एक बेहतर प्रोफेशनल बनाती है, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है। आप दूसरों के साथ ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, अपने काम में ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं और अपनी लाइफ से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। कदावी इस आखिरी अध्याय का समापन एक बेहद सिनेमैटिक मैसेज के साथ करते हैं। वह कहते हैं कि समय को मैनेज करने की कोशिश आपको सीमाओं में बांध देती है, लेकिन दिमाग को मैनेज करना आपको लिमिटलेस बना देता है। ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब यही है, अपने काम और जीवन को ऐसी दिशा में मोड़ना जहां आप केवल प्रोडक्टिविटी मशीन्स न बने, बल्कि एक कॉन्शियस क्रिएटर बने, और यही असली फ्रीडम है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज के जमाने में सर्वाइवल की जरूरत है। दुनिया तेजी से बदल रही है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, कंपटीशन गहराता जा रहा है। ऐसे में केवल समय को मैनेज करना काफी नहीं है, हमें अपनी मेंटल एनर्जी, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को मास्टर करना होगा। तभी हम न सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि थ्राइव करेंगे। कदावी का संदेश साफ है, अगर आप अपना जीवन और काम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो माइंड मैनेजमेंट को अपनाइए। यही रास्ता है मीनिंगफुल सक्सेस, सस्टेनेबल ग्रोथ और डीप फुलफिलमेंट की ओर। जरा ठहरिए और कल्पना कीजिए, आप खिड़की के पास खड़े हैं, बाहर सूरज ढल रहा है, आसमान सुनहरी और नारंगी रोशनी से भर गया है, दिन का शोरगुल धीरे धीरे थम रहा है और भीतर एक सवाल गूंज रहा है, क्या मैंने आज सचमुच अपने दिमाग की ताकत को इस्तेमाल किया या फिर बस समय का पीछा करता रहा? यही सवाल डेविड कदावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें बार बार पूछने पर मजबूर करती है। हमने इस सफर में देखा कि प्रोडक्टिविटी केवल घंटों और मिनटों का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिक ऊर्जा, क्रिएटिव फ्लो और क्लैरिटी का साइंस है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मेंटल स्टेट्स को पहचान लें, अपनी क्रिएटिव साइकिल्स को लेवरेज करें, डिस्ट्रैक्शंस को काबू में करें और अपनी एनर्जी को सस्टेन करें, तो हम किसी भी काम को न सिर्फ तेज बल्कि गहराई से कर सकते हैं। असल मायने में यह किताब हमें प्रोडक्टिविटी की रेस से निकालकर फ्रीडम की जर्नी पर ले जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी जिंदगी में हर दिन एक पर्पसफुल फ्लो हो, अगर आपका काम बोझ न लगे बल्कि कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ का जरिया बने, अगर आप थकान से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से भरे हों, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही ट्रांसफॉर्मेशन कदावी हमें इस किताब के अंत तक लाकर सौंपते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि हम कहाँ एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं और कहाँ अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यह एक मैप है जो हमें दिखाता है कि कैओस से क्लैरिटी तक कैसे पहुंचना है, और यह एक कंपास है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा असली डेस्टिनेशन प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि फुलफिलमेंट है। तो अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप सिर्फ समय का हिसाब रखने वाले इंसान रहेंगे या अपने माइंड को मास्टर करके एक क्रिएटर, इनोवेटर और ट्रांसफॉर्मर बनेंगे? क्योंकि अंत में सफलता का असली मापदंड यह नहीं है कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि यह है कि उन घंटों में आपने कितनी मीनिंगफुल एनर्जी इन्वेस्ट की। दोस्तों, अगर यह सिनेमैटिक सफर आपको पसंद आया तो इसे दिल से अपनाइए और याद रखिए, समय आपको सीमित करता है लेकिन दिमाग आपको लिमिटलेस बना देता है। यही वह मैसेज है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है।